कोडिंग वोडिंग नहीं सीखना है, मान लो कोडिंग नहीं आती है या सीखना है या यो बनाने का हेडेक नहीं लेना है, क्योंकि आपको ये सारे काम आपका कोडर ही करेगा। आप लोग को खाली कंपाइलेशन का प्रोसेस और वो सब आना चाहिए, दैट्स इट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, गिटहब का सहारा ले सकते हैं। गिटहब डॉट डॉट नेट कोर सैम्पल एप्लीकेशन। तो बहुत सारे लोगों ने सैम्पल एप्लीकेशंस बना रखे होंगे, जैसे ये ई शॉप ऑन वेब, ये कोई लार्ज एप्लीकेशन है। डॉट नेट सैम्पल्स कोड रेफरेंस बाय डॉट नेट, स्पेसिफिक वर्जन भी आपको मिल जाएगा इसमें। तो सैम्पल कोड बहुत सारे मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, और इसके एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मार्कडाउन में मिल ही जाएगी। क्या है ये, सैम्पल कोड इज पार्ट ऑफ डॉट नेट डॉक्यूमेंटेशन। डाउनलोड करने के बाद इसको कैसे बिल्ड करना है, डॉट नेट बिल्ड डॉट नेट रन, ये कमांड से हो जाएगा। कोर एच डी के चाहिए, जो हम डॉट नेट की बात कर रहे हैं ना, डॉट नेट कोर एच डी। आई थिंक इंटरनेट इज हैविंग लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम लुक्स लाइक। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे सैंपल्स आपको मिल जाएंगे। डॉट नेट कोर सैंपल एप्लीकेशंस के वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको, गिटहब पे और भी सैंपल्स मिल जाएंगे। काफ़ी लाइब्रेरीज अवेलेबल, डॉट नेट कोर सैंपल्स। लेट्स ओपन दिस फॉर एग्जांपल। सर इंटरव्यू में कोड ये पुश करवा के चेक करवाएगा क्या, पब्लिश करवा के? सॉरी क्या बोल रहे हैं? सर इंटरव्यू में ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करवा के चेक करवाएगा क्या? नहीं नहीं, इंटरव्यू में आपको कोई भी ये सब नहीं करवाने नहीं वाला सर, है। क्योंकि वैसे ही बहुत सारा कुछ है पढ़ने को, तो ये सारी भी कमांड्स भी और कुछ याद रखने को, कि वो तो सारा नहीं, ही इनको पढ़ना कुछ है भी पिछले आज तक का। नहीं, इनको कुछ भी याद नहीं करना आपको, इसको रटना नहीं है, लेकिन इसको खाली अवेयर रहना, फेमिलियर रहना है कि कैसे चलता है, मींस कैसे आपका प्रोसेस पूरा हो रहा है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एंटायर प्रोसेस, बिकॉज डेवऑप्स का काम होता है कि डेवऑप्स डेवलपर के साथ भी काम करेगा, और हो सकता है वो एज्योर भी संभाले। ठीक है, एज्योर कई कई जगह दोनों मल्टी रोल होते हैं, मींस आप एज्योर एडमिन भी होंगे और आप डेवऑप्स भी होंगे। तो आपका जो काम होगा वो दोनों चीज हैंडल करने का होगा। तो जैसे कि एज्योर डेव ऑप्स लाइफ साइकिल, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। एडमिट and let's find this image which we have seen, this one. ये कौन सा है, डेवऑप्स लाइफ साइकिल। चलो इससे काम चल जाएगा, लेकिन ये एज्योर का नहीं है। वर्जन कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल। चलो इसी को ले लेते हैं अभी के लिए और इसको समझते हैं। मैं इसीलिए आपको क्विकली आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली डॉट नेट वाले का काम, सॉरी अपना डेवऑप्स वाले का काम क्या होता है। ठीक है, अभी जैसे ये डेवऑप्स का आपको लाइफ साइकिल दिख रहा है, तो यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में आपको मींस सरवाइव करना है या चलना है। ठीक है, और इसमें जितने भी रोल होंगे वो आपके साथ में इंटरेक्ट करेंगे इफ़ यू आर अ डेवऑप्स इंजीनियर। आपने प्लानिंग में देखेंगे कि यहाँ पे प्लानिंग सेक्शन है, तो यहाँ पे आपके साथ में किसके साथ में डील करेंगे आप हो सकता है प्रोडक्ट मैनेजर के साथ में डील करें। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर। फिर आप हो सकता है कोडर के साथ में भी डील करेंगे। ठीक है, वो प्लान करेंगे, कुछ भी उनको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको प्लानिंग वाले सेक्शन में पूछेंगे कि कैसे करना है, तो आपकी सजेशन रहेगी। मीन्स टेक्निकली यू विल नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द कोड, बट हो सकता है टास्क रिलेटेड उनको कुछ हेल्प की जरूरत पड़ेगी, फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको हेल्प मांगेंगे। फिर वर्जन कंट्रोल, जैसे गिट वाला और ये पार्ट कवर करेंगे, तो ये सारा आपको वर्जन कंट्रोल वो लोग काम करेंगे। तो एटलीस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉट द हाई लेवल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं, क्या ब्रांचिंग बोल रहे हैं, क्या वर्जन बोल रहे हैं, क्या पुश बोल रहे हैं, तो वो सब समझ में आना चाहिए।
फिर सोर्स कोड, उन्होंने सोर्स कोड कहाँ पे रखा हुआ है, कंपाइल किया हुआ है या बिना कंपाइल किए हुए रखा हुआ है, तो एक्चुअल कोड वो कहाँ सबमिट कर रहे हैं वो देखना है, तो वो आपको समझना है। फिर वो डेवलपमेंट करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे, है ना। तो आपके पाइपलाइन के थ्रू बिल्ड होगा ये। आपको बेसिकली यहाँ बिल्डिंग का प्रोसेस पूरा समझ में आना चाहिए। बिल्ड कैसे होगा वो प्रोसेस समझ, कोड चाहे समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, उसकी डिपेंडेंसीज क्या हैं, वो कैसे बिल्ड होने वाला है। और अगर आप टेराफॉर्म और ऐसा कुछ मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, आईएसी में अगर ये पाइपलाइन के थ्रू काम कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेशन मीन्स जो टेराफॉर्म वाला काम है वो पता होना चाहिए। बट देर इज रेयर पॉसिबिलिटी कि आपको टेराफॉर्म से रिलेटेड कोई टास्क मिले, ठीक है। फिर आपको टेस्टर को टास्क असाइन करनी है, तो टेस्टर के साथ में भी आपको डील करना होगा, ठीक है। तो ये तो बंद ही हो गया, लेट मी स्टार्ट इट अगेन। ओके, सो जैसे टेस्टर जो क्वालिटी कंट्रोल वाले होते हैं उनके साथ में आपको डील करना है, ठीक है। फिर आपका ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन आप ही संभालने वाले हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो कोई चीज़ कैसे डिप्लॉय करनी है, कैसे उसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट मतलब बिल्ड करना, ठीक है, ये वाला बिल्ड प्रोसेस है। तो कैसे वो इंटीग्रेट होने वाली है, कैसे वो डिप्लॉय होने वाली है, तो वो रिलीज वाला पार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे काम आएगा। फिर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कोड है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करेगा, मतलब कि वो वर्चुअल मशीन और वो सब बनाएगा। और अगर आपकी एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन को प्रोविजन करेगा, ठीक है, उसका कॉन्फ़िगर वगैरह, ये है ना। तो वर्चुअल जो एनवायरनमेंट जैसे वर्चुअल मशीन है या आपकी कंटेनर ऐप है या वेब ऐप है, वो आपकी डिप्लॉय होगी। तो यहाँ ये वाला जो हाफ लूप जो दिख रहा है, ये हाफ लूप आपका क्लाउड इंजीनियर वाला पार्ट है, ठीक है। तो यही हम एडवांटेज ले रहे हैं कि आपको क्लाउड आता है, मीन्स आपको एज्योर मैनेज करना आता है, ठीक है। तो हाफ लूप आपको आता है। और अगर इसमें डेवऑप्स में ये वाले पार्ट आते हैं कि बेसिक प्लानिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड, मींस नॉट द कोडिंग एक्चुअल, बट लाइक बिल्डिंग, यू नो हाउ दे कंपाइल, व्हाट द कमांड दे रन, हाउ दे डिप्लॉय, यू नो दे, ये वाला जो पार्ट है डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है, वो समझ में आ जाए तो काफ़ी है। खाली समझ में आ जाए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा मतलब पूरा प्रोसेस ही आना चाहिए, नहीं तो डेवलपर ही बन जाओगे, फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है। फिर बिल्डिंग टेस्टिंग वाले जो टेस्टर है उनके साथ इंटरेक्ट करना, डेवलपर के साथ इंटरेक्ट करना, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ इंटरेक्ट करना, तो ये हाफ वाला पार्ट में आप ये काम करेंगे। तो आप समझेंगे कि डेवऑप्स में जो साइकिल चल रहा है, ये मैं डेवऑप्स के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। डेवऑप्स के बाहर में वो कोड में लाइन में क्या लिखते हैं, कमेंट में क्या लिखते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें ये है कि ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं, दैट्स इट। फिर इधर से रिलीज होगा तो ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मान लीजिए, यहाँ पे प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे क्लाउड इंजीनियर, आप खुद भी क्लाउड इंजीनियर है तो आप उनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं। वो अगर वेब ऐप बोल रहे हैं या स्टोरेज अकाउंट बोल रहे हैं या डेटाबेस सिस्टम बोल रहे हैं, तो वो आपको समझ आ रहा है। वो ऑपरेट कैसे करते हैं, उसको मॉनिटर कैसे करते हैं, वो डिप्लॉय कैसे करते हैं, वो आपको समझ में आता है, ठीक है। वो मॉनिटरिंग में कोई अलर्ट या कुछ ट्रिगर हो रहा है, वो हो सकता है आप ही मैनेज कर रहे हो या वो मैनेज कर रहे हो। तो इस तरीके से ये पूरा लूप जो होता है। तो डेवऑप्स का काम टेक्निकल नहीं है, डेवऑप्स का काम है कि वो अप्रोप्रिएट परमिशन कॉन्फ़िगर कर रहा है, अप्रोप्रिएट डेवलपर को राइट्स दिए हुए हैं उसने, प्लान या जो बोर्ड होता है, एज्योर बोर्ड होता है, उस पर उसने राइट्स दिए हैं, तो वो हम आगे स्टडी करेंगे तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। ये डेवऑप्स का पार्ट होता है। तो एक हाफ पार्ट होता है डेवलपर का, डेव, एंड सेकेंड पार्ट होता है ओप्स का। तो हमने ओप्स वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर रखा काफी। डेव वाले पार्ट में कोडिंग नहीं चाहिए हमें, सिर्फ डेवलपर के साथ में डील करना आना चाहिए। कि अगर नोड जेएस वाला डेवलपर है तो आप नोड जेएस थोड़ी ना सीखने बैठेंगे, आप तो उसको बिल्ड कैसे करना है वो सीखेंगे, कि इसको बिल्ड कैसे करते हैं। चाहे एक पेज ही बना के उसको बिल्ड करके चढ़ाएं, तो पूरी एप्लीकेशन चढ़ाओ या एक पेज चढ़ाओ, एक ही बात है वो, ठीक है। तो आपको बिल्ड करना आ गया, आपको डिप्लॉय करना आ गया, दैट्स इट। फिर आपको जैसे डॉट नेट वाली हो गई, ठीक है, डॉट नेट वाली एप्लीकेशन हो गई, रिएक्ट वाली एप्लीकेशन हो गई, वो बेसिकली नोड जेएस पे ही चलती है, इसका प्रोसेस हो गया। फिर एंगुलर अगर किसी कोई यूज़ करा, एंगुलर वाली हो गई। एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर वो यूज़ करें वो वाली हो गई। तो कोई सी भी हो, सारा डॉक्यूमेंटेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बार फेलियर होगा, दो बार फेलियर होगा, तीसरी बार तो चल ही जाएगा आपका। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। आपको कोई कोड लर्न करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एज्योर डेवऑप्स रोल।
All right, anyways, we will cover this part in from next week anyways, so DevOps वाला part तो अपना पूरा ही हो जाएगा। अब हमारे बचते हैं कुछ टूल्स जो हम डिस्कस कर लेते हैं। एज्योर में हमारा सर एक बचता क्वेश्चन है। था। हाँ जी, यस प्लीज। हाँ, तो जैसे हम पहले वर्चुअल मशीन क्रिएट करते थे, उसके टाइम फिर हमारे पीसी से कनेक्ट करते थे रिमोट डेस्कटॉप से, और दूसरा ऑप्शन था कि एसएसएच हम यूज करते थे, तो उसमें करेक्ट हम उबंटू यूज करते थे, लेकिन करेक्ट। हमने बेस्टियन यूज करके नहीं किया। हाँ, बास्टियन वाला भी मैं बताऊंगा आपको। यू हैव वैलिड पॉइंट। बास्टियन सर्विस भी हम देखेंगे, वो भी सेम है। और लेकिन उसका अगर बास्टियन का देखते हैं तो इजी टू कनेक्ट है, इतना कोई डिफिकल्ट वाला नहीं है। वहाँ पे कनेक्ट में दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, बास्टियन वाला भी आपको मैं बता दूंगा। तो यू वांट टू लर्न दैट, सो आई कैन शो यू राइट नाउ आल्सो। लेट्स यस सर, क्रिएट। बिकॉज हर एक वो भी हाँ, मतलब इसेंशियल होगा ना। ठीक है, मैंने वो नो, नोट्स में पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट की, इसमें इसलिए पूछा। okay, no problem. We'll create a virtual machine and connect with Bastion. तो क्रिएट तो आसान है, आपको आता ही है सबको। विंडोज मशीन बनाते हैं जो कि बास्टियन यूज करेंगे इस बार, जैसे कि आरडीपी के साथ में हम बास्टियन भी कर सकते हैं। तो वर्चुअल मशीन, ठीक है, वर्चुअल मशीन बनाते हैं। क्रिएट, and let's give the name quickly, virtual machine VM1 West India चलेगा। and we'll take here Windows because we want to connect with the remote desktop और Bastion, वो remote desktop के लिए काम आती है ना। तो Yes. हम लोग इसको 2016 में कर लेते हैं। और लगता है इधर हमारे नहीं रिसोर्सेज सर, में हमें उबंटू सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ सर। क्योंकि हम एसएसएच ट्राई करेंगे ना। एसएसएच Bastion पे थोड़ी दिन चलेगा। हाँ, मैंने देखा था। एसएसएच यस, एसएसएच। एसएसएच को Bastion पे करने की जरूरत नहीं, वैसे भी इनक्रिप्टेड होता है, वो तो कमांड लाइन इंटरफेस होती है। बास्टियन सर किस कंडीशन में यूज करते हैं एक्चुअली, द रीजन व्हाई वी आर गिवन देखो, द Bastion का बास्टियन। मैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ा देता हूँ। Azure Bastion Bastion and we'll learn about this, so देखते हैं। इसमें एक्चुअली यूट्यूब में देखा था सर मैंने एक वीडियो कि ये बास्टन में ऐसे उसने करके दिखाया था। हाँ, लेकिन देखो देखो Bastion क्या होता है, एडिशनल लेयर है सिक्योरिटी की, ठीक है। तो आप अगर उसको आरडीपी या एसएसएच दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन आरडीपी पे ज्यादा यूज होता है क्योंकि वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएसएच वैसे भी इंक्रिप्टेड होता है, ठीक है, बाय द की एंड दोस थिंग्स, तो बहुत हाँ, कम यूज होता है। कर तो सकते हैं, ठीक है। एज्योर बास्टियन इज अ फुली मैनेज्ड प्लेटफॉर्म एज सर्विस, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म एज सर्विस है that you can provision securely connect with your virtual machine via private IP address, ठीक है। It provides secure, seamless RDP SSH connectivity to your virtual machines directly to our TLS, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो SSH भी TLS पे ही चलता है, फ्रॉम Azure पोर्टल वाया नेटिव SSH RDP क्लाइंट, ठीक है। और ये चलो, ये हो गया। की बेनिफिट क्या है RDP SSH थ्रू Azure पोर्टल, बेसिकली ये प्राइवेट आईपी के थ्रू होगा, ये की बेनिफिट है। रिमोट सेशन ओवर टीएलएस, फायरवॉल ट्रावर्सल मींस उसको बाईपास कर लेगा फायरवॉल को। नो पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, ये एक एडवांटेज है, इसमें पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं क्योंकि प्राइवेट आईपी के साथ में कनेक्ट करेगा। नो हैसल ऑफ मैनेजिंग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाने की जरूरत नहीं है इस केस में, क्योंकि ये एक अलग से पॉइंटर बनाएगा, उसके थ्रू कनेक्ट करेगा। नो इसमें नीड सर टू ज्यादा मैनेज। कंफर्टेबिलिटी मिलती है करने के लिए। सॉरी, इसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे ना हम करने के लिए, मतलब ये इजीली होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल हमारे जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, सारे चीज हमें क्रिएट करना पड़ता है ना। नहीं एक्चुअली इसका एक रीजन बताता हूँ मैं, देखो प्रैक्टिकली आपको। इजी तो रहेगा लेकिन कॉस्टली भी रहेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेट मी नहीं, जस्ट, वो तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीख रहे हैं, लाइक वो उस हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू में। नहीं लेकिन आप जो ज़्यादातर कंपनीज है ना, वो बास्टियन यूज़ नहीं करती, उसका रीज़न है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो हाँ, प्रोडक्शन में आपको मुझे रेयरली लगेगा। उसका रीज़न ये है, देखो मैं अगर यूज़ करता हूँ, जैसे ये मेरा लैपटॉप है यहाँ पे, और मैं अगर यूज़ करता हूँ पब्लिक आईपी, ठीक है, तो मुझे एक पब्लिक आईपी लेना है, ठीक है।
उसमें जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास में वर्चुअल मशीन है, टोटल 20 वर्चुअल मशीन है, ठीक है। जैसे ले लेते हैं एग्जांपल कि मेरे पास में 20 वर्चुअल मशीन है, अभी मैं 20 पब्लिक आईपी लूंगा तो मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इस 20 वर्चुअल मशीन के पहले एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, ठीक है। ये एक जुगाड़ है, बट यही चलता है इंडस्ट्री में। तो ये है, एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, ठीक है। इस वर्चुअल मशीन को ये पब्लिक आईपी दे देते हैं, ठीक है। और इस वर्चुअल मशीन से वो 20 वर्चुअल मशीन को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ओके 20 मतलब जब भी उनको कनेक्ट करना है, यहाँ पे आरडीपी चलाएंगे वो, या एसएसएच चलाएंगे, जो भी मशीन होगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनको पेमेंट कितनी आईपीस का देना है, एक आईपी का। वो कनेक्ट कितने मशीन पे हो सकता है, 20 हो सकता है 100 मशीन भी हो, तो भी उनकी चलेगी वो। तो ये एक बाईपास है, क्योंकि देखो माइक्रोसॉफ्ट वांट्स टू सेल देयर सर्विसेज, राइट ठीक है। तो वो सर्विस बनाता रहेगा, लेकिन कंपनीज भी अपना तोड़ निकालती रहेगी। उसका रीजन ये है कि एज्योर इंजीनियर जो होता है, वो कर करके वैसे भी उसको पता है कि एक पब्लिक आईपी का पैसा देंगे और हमारी जितनी मशीन से हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक मशीन का ही तो पेमेंट करना है यहाँ पे हमें। कितना, एक पब्लिक आईपी का पेमेंट जाएगा, एक मशीन का पेमेंट जाएगा, और पीछे मैं 100 वर्चुअल मशीन मैनेज कर सकता हूँ, हो सकता है इसी मशीन से, ठीक है। तो इजीली मैं एक ही पब्लिक आईपी, और पब्लिक आईपी क्या है, ये पब्लिक आईपी चाहे मेरा एक डेवलपर यूज करे, मेरा कोई और यूज करे, तो मल्टीपल पीपल कैन कनेक्ट विद ना, तो इजीली वो मैनेज हो जाएगा। तो ये एक तोड़ है। दूसरा ये है कि अगर बास्टियन सर्विस लेते हैं हम, ठीक है, बास्टियन की लाइसेंसिंग होती है, ठीक है, ये अलग से एडिशनल, बेसिकली वो क्या करेगा, एक लेयर बनाएगा। आई थिंक यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में भी अवेलेबल होगा इसका, जस्ट सो यू कैन सी हियर, आई थिंक। देखो ये अलग अलग एसकेयूज, डेवलपर वाला एसकेयू है, बेसिक एसकेयू है, स्टैंडर्ड है, तो ये प्राइसिंग है अलग अलग, ठीक है। इसकी देखो एज्योर कॉस्ट कैलकुलेटर में जाते हैं, एज्योर कॉस्ट कैलकुलेटर या प्राइस कैलकुलेटर। मैंने एक दो बार बास्टियन बनाया था पर्सनली लैब के लिए, 2-3 वर्चुअल मशीन बनाए थे, तो 20-25 रुपए आधे घंटे में निकाल लिया। मैंने कहा दिन भर अगर मैं काम करूंगा तो 200-500 रुपए तो अलग मुझे ये चाहिए। तो बास्टियन BASTIN, एंड बड़े एनवायरनमेंट में ये लोग नहीं यूज करेंगे इतनी एक्सपेंसिव, क्योंकि इनके तो बहुत सारे डेवलपर्स वगैरह होते हैं ना, उस केस में वो वायबल नहीं है। एज्योर फंक्शन हटाते हैं, एज्योर बास्टियन, या ठीक है। अभी मंथली सॉरी बास्टियन वन रीजन वी आर गोइंग टू डिप्लॉय बेसिक। तो चलो बेसिक तो बहुत ही मिनिमल है, स्टैंडर्ड पे जाता हूँ। $211 मुझे चाहिए खाली कनेक्टिविटी के लिए, और ये इतने आवर यूनिट होगी पर आवर, ठीक है। और ये इतने आवर्स कैलकुलेट किए इसने, और उसके बाद में एडिशनल होगा तो एडिशनल चार्जेस